हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एमकॉम से रिलेटेड है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो एमकॉम का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का मैंने अपलोड कर रखा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका आज पहला क्लासेस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर के, वो इससे पहले का प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, तब जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन प्रेस कर ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलिए, तो मैंने पिछला क्लासेस जो है मैंने आपके साथ जो डिस्कस करा था वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का क्लासिफिकेशंस को किया था, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस किया था, जिसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में मैंने 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस के बात करा था। पहला तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का बात किया था और दूसरा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बातें करा था। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें मैंने 4 डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन कर रखा था पिछला वीडियोस में। आप पिछला क्लासेस को देख सकते हैं वीडियो के लिस्ट में जाकर के। तो पहला जो था वो आपका रैंडम सैंपलिंग था, दूसरा जो था वो आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग को डिस्कस किया था, देन मैंने आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग को डिस्कस किया था, एंड लास्ट जो है मैंने आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को डिस्कस कर रखा था। तो तीनों ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। अब देखो, आज के क्लासेस में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपका कुछ मिलता जुलता मिलेगा। मिलता जुलता मिलेगा कहने का मतलब, जैसे स्ट्रैटिफाइड में हम लोगों ने क्या किया था, एक स्ट्रैटा तैयार किया था। तो स्ट्रैटिफाइड का ही सिमिलर जो है, सिमिलर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जब जाएंगे तो क्लस्टर सैंपलिंग मिलेगा। उसी तरह अगर आप सिस्टमेटिक जो था उसमें मैंने एक सिस्टमेटिक में एक रो में मैंने तैयार किया था, बंदे को खड़ा कर दिया था, उसके बाद मैंने हर एक 10 के बाद या 11 के बाद मैंने सिलेक्ट किया था एक पर्सन को, तो वो मेरा सिस्टमेटिक था। आज के क्लासेस में मैं उसी का सिमिलर पार्ट जो करने जा रहा हूं वो सिक्वेंशियल सैंपलिंग करने जा रहा हूं। तो देखना, मैं आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी कवर आउट करूंगा और नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपका कवर आउट करूंगा, एंड देन इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो टेस्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट ऑफ थ्योरम स्टार्ट होगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो सीक्वेंशियल सैंपलिंग में हमने क्या देखना है पहले समझ लो। मान लेता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, सीक्वेंशियल सैंपलिंग कहने का मतलब हमारा जो नंबर ऑफ जो सैंपलिंग है, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपलिंग, जैसे मान लेता हूं, मैं सहजता के लिए बता रहा हूं, नंबर ऑफ सैंपलिंग जो है ये हमारा जैसे n1 है, n2 है, n3 है, डॉट 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 nn तक है। ये आपका ऑफ पॉपुलेशन, हमने यहां पे एक पॉपुलेशंस में नंबर ऑफ सैंपलिंग निकाल रखा है, और वो नंबर ऑफ सैंपलिंग जो है वो ड्रॉन किया गया है ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशंस। ठीक है, ये ऑफ नहीं होगा, ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। मैंने एक नंबर ऑफ सैंपलिंग जो पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है वो क्या किया है, n1 किया है, n2 किया है, n3 किया है। बात समझ में आ रही है? और ये कहां तक जा रहा है, तो nn तक जा रहा है। अब मैंने सीक्वेंस कैसे लगाना, तो सीक्वेंस हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, ये मेरा टोटल पॉपुलेशन है, ये मेरा क्या है, दैट इज अ टोटल पॉपुलेशन। ये हमारा बड़ा एन है, ये टोटल पॉपुलेशन है। इज इट क्लियर? अब इसी टोटल पॉपुलेशन में मैं सैंपल तैयार कर रहा हूं। देखना, एक सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, पांचवा सैंपल। देखो, मैंने एक बात बताया, दैट इज अ सैंपल। ये जो है, ये मेरा जो है वो क्या है, आपका सैंपल है। तो सैंपल जो मैंने तैयार किया वो अगर मैं इधर से ऐसे जाऊं, ये इस साइड से जाऊं, तो मैंने जो सैंपल तैयार कर रखा है वो आपका लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में गया कि नहीं गया, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट गया। अगर मैं यही चीज अगर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में आऊं, तो मैं यहां पे, ये आपका पहला है, ये आपका सेकेंड, मैं मूव कर रहा हूं किधर, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। अगर मैं इधर से आऊं, बड़ा लिया, छोटा लिया, फिर बड़ा लिया, फिर ये लिया, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट।
मैंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने क्या किया, एक इसका सब डिवाइड कर दिया, बड़ा ग्रुप, फिर छोटा ग्रुप, फिर छोटा ग्रुप, फिर छोटा ग्रुप, फिर सबसे छोटा ग्रुप। तो इससे प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर मैंने 5 लोगों का ग्रुप तैयार किया तो चलो 5 लोगों को मैंने इजीली पढ़ा दिया, तो मैं अब थोड़ा नया ग्रुप तैयार करूंगा, नया ग्रुप में मैंने बढ़ा दिया, फिर नया ग्रुप, फिर नया ग्रुप, फिर नया ग्रुप, और उसके बाद मैंने सारे से सैंपल कंसीडर्ड मेरे को करने हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल सैंपलिंग। यही आपका क्या कहलाता है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है, सर ये तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी आ सकता है। नहीं, मल्टी स्टेज और सैंपलिंग में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टी स्टेज कैसे आप सोच रहे होगे, सर वार्ड है, वार्ड तो छोटा सा जगह होता है, पंचायत है थोड़ा बड़ा होगा, देन इसके बाद ब्लॉक है, देन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, देन इसके बाद आपका स्टेट है, देन कंट्री है। तो इस टाइप से आपने ये सोच लिया, लेकिन वो एक स्टेज है, दैट इज अ स्टेज, ठीक है ना। यहां पे वो स्टेज की बातें नहीं हो रही, यहां पे नंबर ऑफ पर्संस की बातें हो रही है, ग्रुप की बातें हो रही है। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा देखो, है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही पार्ट है। तो है तो कहीं ना कहीं ये आपका एक जैसा ही मिलेगा आपको, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं और उसी को लेकर के एक नया सैंपलिंग को क्लासिफाई कर देने होते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो मैं एक और बातें बता रहा हूं। सर सिक्वेंशियल भी तो कुछ इसी टाइप से किया था ना, कि एक सीक्वेंस में, सॉरी सिस्टमेटिक भी तो क्या इसी टाइप से किया था ना, कि एक सिस्टमेटिक मैनर में। लेकिन सिस्टमेटिक और इसमें डिफरेंस ये कि सिस्टमेटिक में हमारा जो नंबर ऑफ गैप होते थे या जो नंबर ऑफ सैंपल साइज होते थे वो सेम होते थे। यहां पे नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है वो सेम नहीं हो रहे हैं। तो दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल सैंपलिंग। यही आपका कौन सा सैंपलिंग कहलाता है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग कहलाता है। एंड दैट इज ये जो सिक्वेंशियल सैंपलिंग है ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगा। दैट इज n इज इक्वल टू पॉपुलेशन। समझ में आ गई बातें? यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं इसको आगे करता हूं, नोट डाउन करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसके आगे एक और सैंपलिंग का बात करता हूं, दैट इज रेप्लिकेटेड सैंपलिंग। रेप्लिकेटेड सैंपलिंग। देखो रेप्लिकेटेड सैंपलिंग क्या होता है ना बेटा, समझ लो। रेप्लिकेटेड सैंपलिंग कहने का मतलब ये भी, अब आपको लगेगा क्या पता है, अरे अमित सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि सब एक ही जैसा लगने लग रहा है। देखो एक ही जैसा है, मैं अगेन फिर से बता रहा हूं, है तो एक बात बता रहा हूं मैं, सुन लो। एक पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे का तो जो पेरेंट्स है वो तो एक ही है, तो उसका जो सिमिलरिटी जो नेचर होगा वो तो लगभग सिमिलर होता है। भाइयों लोगों का सिमिलर नेचर होते हैं, बस थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस होते हैं। देखना लुक एंड हाइट जो है ये सब एक जैसा होगा, ठीक है ना, बहुत एकदम माइनर डिफरेंस होता है। बस वही चीज है यहाँ पे, माइनर डिफरेंस। इसीलिए ना लोग तुरंत, जैसे बड़े वाले भाई को देखा, उसके बाद कुछ देर के बाद छोटे वाले भाई को देखा तो बोलता क्या है, तेरा फेस ना उस फलाने से मिलता है। मतलब कैसे? क्योंकि वो उसके जो पेरेंट्स है वो एक है। तो यहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे भी तो सारे है प्रोबेबिलिटी ही सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, क्लासिफिकेशन जो हुआ है, उसके भी तो नेचर कुछ कुछ मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे रेप्लिकेटेड सैंपलिंग, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, वही डिफरेंसेस मैं बताने जा रहा हूं। रेप्लिकेटेड सैंपलिंग क्या होता है समझ लो। यहां पे भी वही चीज है, मान लेता हूं सहजता के लिए पॉपुलेशन जो है दैट इज n, ये आपका n जो है ये आपका 100 है, मैंने मान लिया ऐसा। n कितना है बताना, 100 है, पॉपुलेशन 100 है। अब इस 100 को मैंने सब डिवाइड करना, क्या करना बताना, मैंने सब डिवाइड करना up to 10 डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप 10 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। तो सीधा सा बात है, इसका कहने का मतलब 10 मल्टीपल 10 हो जाएगा, 10 लोगों का
क्लासिफिकेशन होगा, हाँ कि नहीं? तो अब देखो ध्यान से समझोगे, रेप्लिकेटेड सैंपलिंग में क्या समझ में आया। तो मान लेता हूं सहजता के लिए, अगर ये आपका 100 है, ये आपका 100 है, दैट इज पॉपुलेशन। ये आपका क्या है बताना, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना? यही आपका क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है? तो जब पॉपुलेशन है और इसको मैंने सब डिवाइड किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10-10 लोगों को क्लासिफाई कर दिया, सभी को, ठीक है ना? 10-10 लोगों का क्लासिफिकेशन कर दिया, भैया यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, सभी में कितने लोग, 10-10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है? 10-10 लोगों का ग्रुप है। एक बात बता दूं, रेप्लिकेटेड सैंपलिंग क्या बोलता है, जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप या दूसरे कोई भी ग्रुप जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट होगा। यही बस एक डिफरेंस है, यही बस डिफरेंट है। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे, जो ग्रुप जो बनेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी बातें बताया, आइदर क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में बात किया, आइदर आपका ये सॉरी क्लस्टर नहीं बात किया है अभी तक, अभी मैंने बात किया आपका मल्टी स्टेज बात किया, सीक्वेंशियल बात किया, या फिर मैंने स्टेरिटिफाइड बात किया, उसमें भी मैंने ग्रुप में डिवाइड किया था। बट दे हैव डिपेंडेंस ग्रुप, वहां पे वो डिपेंड होते थे। जैसे आपका मैंने बात किया था ब्लॉक, वार्ड से ये जा रहा है, पंचायत जा रहा है, तो भैया कॉम्बिनेशन ऑफ वार्ड ही ना पंचायत कहलाएगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पंचायत ब्लॉक कहलाएगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक जो है डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट कहलाएगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड कंट्री। तो यहां पे वो डिपेंडेंट होते थे, यहां पे ये इंडिपेंडेंट ग्रुप होंगे। और दूसरी बड़ी बात, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है रेप्लिकेटेड सैंपलिंग का, ये रेप्लिकेटेड सैंपलिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट कम से कम 2 ग्रुप्स होने चाहिए, कम से कम 2 सब डिवाइडेड ग्रुप होने चाहिए। सब डिवाइडेड मतलब समझ में आ रहा है? सब डिवाइडेड कहने का मतलब जैसे ये 100 है, तो 100 लोगों को कम से कम 50-50 के 2 ग्रुप में बांट दो। सर हम क्या 75 और 25 बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। यहाँ पे देखो इक्वल का कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा रेप्लिकेटेड सैंपलिंग का जो साइज होगा वो इक्वल ही होगा। लेकिन बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि रेप्लिकेटेड सैंपलिंग जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर, ठीक ना? हर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब आपका इंडिपेंडेंट होगा। इज इट क्लियर? तो जैसे अब यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है? कैसे सर, हाउ टू क्लासिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट? भैया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मतलब मैं आपको बता रखा था पहले भी, या आपको ध्यान होगा कि एक डेटा से, एक सैंपल से दूसरा सैंपल अगर अफेक्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे प्राइस एंड डिमांड, ये आपका क्या था, डिपेंडेंट था। प्राइस और डिमांड क्या था, डिपेंडेंट था। प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के घटने से इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, डिमांड पर पड़ता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन आप बात करते हो इसी में सपोज प्राइस एंड डिमांड एंड एजुकेशन पे बात करते हो, तो डिमांड और एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है ना। गुड्स का अगर हम बात कर रहे हैं, गुड्स का बात कर रहे हैं, जैसे मान ले तो ये घड़ी मैं बेच रहा हूं, तो ये घड़ी जो मैं बेच रहा हूं, आई बात समझ में? तो ये जो घड़ी मैं बेच रहा हूं, इस घड़ी का प्राइस से और डिमांड से मतलब होगा, इस घड़ी से एजुकेशन से कोई मतलब होगा तो नहीं, इस घड़ी का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होगा, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। आई बात समझ में? तो इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट अफेक्ट द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप को अफेक्ट ये नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका रेप्लिकेटेड सैंपलिंग है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन है आपका एरिया सैंपलिंग। एरिया सैंपलिंग क्या होता है समझ लो। एरिया सैंपलिंग जो है ना बच्चा लोग, आप याद हो मल्टी सैंपलिंग, मल्टी स्टेज में थोड़ा सा बता देता हूं अगेन फिर से। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग में मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था समझ लो।
मल्टी स्टेज सैंपलिंग में मैंने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लिया था, मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे अगर मैं पहला कॉन्सेप्ट हाउस होल्ड जाऊं सर, जा सकता हूं, एक एक हाउस होल्ड को पढ़ लोगे, एक एक घर को पढ़ोगे, तो हाउस होल्ड से क्या निकलेगा, वार्ड निकलेगा। मतलब एक एक घर मिला करके 4-5 लोग हुए, ठीक ना, 10-12 घर हुआ, 100 घर हुआ, तो एक क्या बना, वार्ड बना। डिफरेंट वार्ड से मिला करके क्या बना, पंचायत बना। डिफरेंट पंचायत से मिला करके क्या बना, ब्लॉक बना। बात समझ में आ रही, ब्लॉक मिला करके क्या बना, सिटी बना। सिटी मिला करके क्या बना, डिस्ट्रिक्ट बना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिला करके क्या बने आपके, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिला करके आपके क्या बने, स्टेट बने। और बहुत सारे स्टेट मिला करके आपको क्या बना, कंट्री बना। और बहुत सारा कंट्री मिला करके क्या बना, वर्ल्ड बना। हाँ कि नहीं। तो ये आपका मल्टी स्टेज था, ये आपका मल्टी स्टेज था। तो सर एरिया सैंपलिंग को आप क्यों बता रहे हैं मल्टी स्टेज में, ये भी समझ लो। एरिया नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक जगह का बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड प्लेसेस की बातें हो रही है ना। जैसे एक बात बता रहा हूं मैं, कभी भी जब तूफान आता है, बाढ़ आता है, कहीं पे साइक्लोन हुआ या कोई आपका चक्रवात आया ना, तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया में आता है कि सभी जगह आता है। जैसे देखना, बिहार में हमेशा बरसात के दिनों में जो है नेपाल का जो पानी आता है, इसके वजह से जो है बिहार पूरा डूब जाता है। गर्मी के दिनों में बिहार सूख जाता है। वही चीज अगर आप तमिलनाडु का बात करें, उधर केरल की बातें करें, उड़ीसा की बातें करें, तो क्योंकि समुद्र एरिया और ये सामने है, जिसके वजह से चक्रवात आते हैं। और जितने भी चक्रवात आते हैं, देखना मुंबई साइड में चक्रवात नहीं आते, मुंबई में भी तो आपका, गोवा में भी तो आपका ये सामने है, समुद्र सामने है, तो फिर केरल साइड से ही क्यों आते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी की वजह से, झारखंड में भी इफेक्ट होता है, इवन रांची में भी इफेक्ट होता है। लास्ट टाइम ही आया था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ गए थे। तो मेरे को एक बात बताना, उस टाइम जो हम सैंपलिंग का यूज करेंगे, जैसे मान ले तो उस टाइम हमको राहत का कोई सामान पहुंचाना है, कोई सामग्री पहुंचाने हैं, तो मैं उस टाइम जो यूज करूंगा वो कौन सा सैंपलिंग का यूज करूंगा, एरिया सैंपलिंग का यूज करूंगा। इज इट क्लियर। मतलब एरिया सैंपलिंग जो है इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग का क्या है, ये एक फॉर्म है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग का क्या है, फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो उसी का एक प्रकार है। तो एक बात बताना, जैसे मान लेता हूं, मैं बता रहा हूं, सिटी तो मैंने ले लिया, ठीक है ना, कि देखो ऐसा है ना सर, आपका पिछले बार देखना जमशेदपुर में ज्यादा इफेक्टेड था साइक्लोन, जो बारिश के मौसम में आया था, अक्टूबर नवंबर में जो आए थे। अच्छा, वही रांची में जो है उतना इफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो आपका जमशेदपुर से किनारे किनारे बंगाल होते हुए निकल गया था। रांची में बस थोड़े से मौसम बस खराब हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। इज इट क्लियर। उसी तरह अभी का अगर मैं बात करूं, अभी कोविड है, कोविड में मैं बता दूं रांची में जो है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया है। जितना जो सरकारी डेटा जो अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा लोग जो है अफेक्टेड है, और कहीं ज्यादा लोग जो है एक्सपायर भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घर पे एक्सपायर कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, तो वो तो सरकारी रिकॉर्ड में गया ही नहीं। बहुत लोग चेक नहीं करा रहे हैं, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में गया ही नहीं। तो जो सरकारी डेटा जो है वो आपका एक्चुअल डेटा से बहुत परे है। बात समझ में आ रही। तो रांची का सिचुएशन बहुत, इवन मैं अपने घर साइड का मैं बता दूं, नगरी का जो आपका पॉपुलेशन है ये का कोविड का इन्फेक्टेड लोगों का, ये बहुत बुरा स्थिति है। तो मेरे को एक बात बताना, लेकिन वही चीज दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी में मैं बात करूं, जैसे लोहरदगा का मैं बात करूं, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का मैं बात करूं, देवघर की मैं बातें करूं, जमशेदपुर की बातें करूं, तो एज कंपेयर टू रांची वहां का सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा है।
बात समझ में आ रही है? तो है तो इन्फेक्टेड सभी जगह, लेकिन तो मैं यहाँ पे ज्यादा जरूरत लोगों को कहां पे है, जहां पे लोग ज्यादा इन्फेक्टेड है। तो हम जो सैंपलिंग का बात करेंगे वो कौन सा सैंपलिंग की बातें करेंगे, एरिया सैंपलिंग की बात करेंगे। एरिया सैंपलिंग में बेसिकली आपका एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसके बाद फिर हम वहां पे सैंपल यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए ये नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट सैंपलिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में, और वो सैंपलिंग का नाम है क्लस्टर सैंपलिंग, जो सबसे मस्त सैंपलिंग है। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का बात है। क्लस्टर सैंपलिंग, कौन सा सैंपलिंग की बातें हो रही है? क्लस्टर सैंपलिंग। अब देखो, क्लस्टर सैंपलिंग में आपको लगेगा सर ये तो आपने स्टेरिटिफाइड बताया है। नहीं, स्टेरिटिफाइड और क्लस्टर में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए, तो क्लस्टर सैंपलिंग जो है, क्लस्टर सैंपलिंग में मान लेता हूं सपोज हमारा, देखो स्टेरिटिफाइड बता रहा हूं मैं पहले, ठीक है ना। स्टेरिटिफाइड में पिछला क्लासेस मैंने क्या बताया था कि भैया कुछ इस टाइप से मैंने एक डायग्राम बनाया था, देखना। और ये इसको मैंने स्टेरेटा 1 बोला, इसको स्टेरेटा 2 बोला, स्टेरेटा 3 बोला, स्टेरेटा 4 बोला और स्टेरेटा 5। मतलब मैं एक पॉपुलेशन को, एक यूनिवर्स को, क्योंकि पॉपुलेशन का दूसरा नाम यूनिवर्स भी होता है, तो जो यूनिवर्स है उसको मैंने क्या किया, तो उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में मैंने क्या किया, बांट दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में जब मैंने बांटा तो इसका जो साइज था ना, इसका जो साइज था वो हमारा इक्वल नहीं था। ये मैंने ऐसे रैंडमली ग्रुप में बांटा, बात समझ में आ रही है, और उसी प्रोपोर्शनेट से मैंने लोगों को सिलेक्ट किया। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग जो है, क्लस्टर सैंपलिंग में हम जो है ये आपका अनइक्वल ग्रुप साइज नहीं होता है। जैसे मान लेता हूं, मैं सहजता के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो 25 है। टोटल पॉपुलेशन कितना है बताना, 25 है। टोटल पॉपुलेशन 25 है। मैंने इसी 25 पॉपुलेशन को ग्रुप में बांटा। जैसे मान लेता हूं सपोज मैंने ये ग्रुप दे दिया, इज इट क्लियर? और ये मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट है। तो मैंने 5 अलग अलग ग्रुप में बनाए, 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा, और इधर भी मैंने ये अलग अलग बना दिया। देखो, मान लेता हूं सहजता के लिए ये ग्रुप 1 का नाम दिया, 2 का नाम दिया, 3 का नाम दिया, 4 का नाम दिया, 5 का नाम दिया। बताना यहां पे टोटल n जो है क्या 25 नहीं हो जाएगा बच्चा? लो बताओ, क्योंकि मैंने यहां पे a नाम दिया, b नाम दिया, c नाम दिया, d दिया, e दिया। मैंने 5 मल्टीपल 5 का किया तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। अब जैसे मैं यहां पे नामांकन कर रहा हूं, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y, ठीक है, नामांकन कर दिया। बताना मैंने एक एक जो ग्रुप जो तैयार किया, इसमें भी कितने लोग थे? 5 लोग थे सर। इसमें भी कितने लोग? 5 लोग। इसमें भी कितने लोग? 5 लोग। इस ग्रुप में भी 5 लोग, इस ग्रुप में भी 5 लोग, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, इसमें टोटल 5 एलिमेंट है। अच्छा, ये छोड़ दो, ये मिटा दो, इसका कोई काम नहीं। ग्रुप 1 में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5। ग्रुप 2 में भी 5, ग्रुप 3 में भी 5, ग्रुप 4 में भी 5, ग्रुप 5 में भी 5। सभी जगह कितने लोग हैं? 5-5 लोग हैं। अब इसी 5 में से मेरे को मान लेता हूं सहजता के लिए, इससे हमको टोटल सिलेक्ट करना है। टोटल सैंपल जो है ना बच्चा, टोटल सैंपल हमें 10 लेने हैं। तो 10 लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो 10 लेने के लिए इस 5 में से 2 का सिलेक्शन होगा। इस 5 में से कितने लेंगे हम? यहां से हम 2 लेंगे, बात समझ में आ रहा है? यहां से भी 2 लेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे हम इसको।
यहां पे भी हम 2 लेंगे, इससे भी 2 लेंगे, इससे भी 2 लेंगे। बताना सबको मिला करके 10 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और ये जो 2-2 लोगों का जो सिलेक्शन होगा ये रैंडम होगा। ये जो सिलेक्शन जो होगा 2-2 लोगों का, ये क्या होगा? रैंडम होगा। ये क्या होगा? रैंडम होगा। तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर का दूसरा नाम ना ग्रुप भी होता है। क्लस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रुप होता है। अच्छा, यहां पे जो आपने जो ग्रुप डिफाइन किया है वो होमोजेनिटी भी हो सकता है, होमोजेनियस भी डेटा हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मतलब एक समान भी हो सकता है और ये ग्रुप में आपका डिफरेंट समान भी हो सकता है। मतलब आपका एक जैसा भी आपके लोग एलिमेंट्स होंगे या तो अलग अलग एलिमेंट्स भी आपके क्लस्टर सैंपलिंग में पाए जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे आपका एक जैसा अगर आपका होमोजेनिटी ऑफ क्लस्टर होगा, ग्रुप जो बनेगा वो होमोजेनियस बनेगा, तो वो मोर इफेक्टिव होगा क्योंकि एक जैसा ग्रुप एक जगह है तो वो लोग मोर इफेक्टिव होगा। बात समझ में आ रही है? वही चीज अगर हेट्रोजीनियस की बातें होगी तो वहां पे थोड़ा सा वो डिफर कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैंने क्लस्टर सैंपलिंग भी कंप्लीट करा दिया है। तो क्लस्टर सैंपलिंग दैट इज अ क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग, इसी को नोट। और एक बात मैं बता दूं, जितने लोग जो हायर एजुकेशन करने वाले हैं, अगेन आई रिपीट, जो पीएचडी करने वाले, जो रिसर्च फील्ड में जाने वाले, जो नेट का क्लासेस करने वाले या फिर जो प्रोफेसर लाइन में जाने हैं, वो ये जो वीडियोस में जो अपलोड कर रहा हूं इसको अच्छे से फोकस करेंगे, है ना? दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, क्योंकि आगे चल करके आपको यही काम आएगा। इसी तरह से जब आप जाएंगे रिसर्च करने, जैसे पीएचडी जब करने जाओगे आप, तो पीएचडी करने के लिए आपको जगह जगह जाकर के डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। तो वहां पे आपने कौन सा मेथड यूज किया है वो डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए, तो उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। मैंने लगभग जो है मैंने सारे के सारे क्लस्टर ये रन आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो मैंने कवर कर लिया है, रेप्लिकेटेड कर लिया ना। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नाउ आई विल डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है बच्चा, समझ लो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब जहां पे आपको लिमिटेशन नहीं पता है। देखो, एक चीज मैं बता दूं पहले से, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, एक बात बता रहा हूं, देखना। ये मेरे पास क्या है, देखो, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्ड दिखाई दे रहा, हाँ कि नहीं? दैट इज अ कार्ड। अगर मैं यहां से रैंडम सिलेक्ट करूंगा कोई एक कार्ड को, तो इसका 10 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपका 4/52 मतलब 1/30। तो एक बात बता दो, ये आपको पहले से डिफाइन है कि नहीं है? या एक कॉइन है, उसको मैंने उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपको वैसे जगह जहां से पहले से ही डिफाइन है वहां पे आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। लेकिन जहां पे आपका पहले से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिफाइन ना हो वहां पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ना कि जा करके अर्बन एरियाज में आप पॉपुलेशन जो है फाइंड करिए। तो भैया अर्बन एरियाज जो है वो तो बहुत बड़ा होगा ना। कौन सा अर्बन एरियाज? बात समझ में आ रही? कितने बड़े लोग होंगे ये तो डिफाइन ही ना है वहां पे। या तो मैंने बोला कि जाकर के रूरल एरियाज में मैं काम किया था सर, तो भैया रूरल एरियाज में कौन से एरियाज में काम किया था, लोगों को कितना सिलेक्ट किया था, ये डिफाइन नहीं है। तो वहां पे जो है हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बातें करेंगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहला जो सैंपलिंग है वो आपका कोटा सैंपलिंग है। सबसे पहला जो सैंपलिंग बोलते हैं उसको हम लोग कौन सा सैंपलिंग बोलते हैं? दैट इज कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे कोटा सैंपलिंग। चलिए, कोटा सैंपलिंग में क्या होता है समझ लो। जो रिसर्चर जो होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट ना कोटा में कन्वर्ट कर देते हैं आपका
डेटा को, जैसे मैं मान लेता हूं उसने एक कोटा बना लिया, अर्बन एरियाज का अलग बना लिया, बात समझ में आ रही है, अर्बन का अलग बना लिया, रूरल का अलग बना दिया। अब जब अर्बन का जाएंगे तो अर्बन में सर मैंने क्या किया ना, कोटा बना दिया कि रिच लोग जो होंगे उसका मैं डेटा अलग कंसीडर करूंगा। देन इसके बाद आपके मिडिल क्लास वाले लोग होंगे, इसका मैं अलग बात करूंगा। देन पुअर होंगे, इसका मैं अलग बात करूंगा। उसी तरह जैसे रूरल एरियाज में बात करूं तो रूरल एरियाज में भी मैं इसी टाइप में जा सकता हूं, क्योंकि रूरल एरियाज में भी तो आपके रिच होंगे, रूरल एरियाज में भी तो मिडिल वाले लोग होंगे, या आपका यहाँ पे आ जाओ मिडिल क्लास वाले लोग होंगे, हाँ कि नहीं। अब इसी में आ जाओ पुअर में भी तो होंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैंने क्या किया, पहले तो डेटा क्लासिफाई कर लिया, एक कोटा तैयार किया, और वो कोटा जो था वो अर्बन एरियाज का था। दूसरा जो कोटा मैंने तैयार किया वो रूरल एरियाज का कोटा तैयार किया, एंड देन अर्बन एरियाज को मैंने क्लासिफाई कर लिया। तो भैया मेरे को एक बात बताना, अगर अर्बन और रूरल टोटल मिला करके मैंने अगर 5,000 या 20,000 लोगों का मैंने सिलेक्शन किया है, तो यहां पे भी टोटल जो है ना वो कितने आने चाहिए, 20,000 ही आने चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने इसी को ना क्लासिफाई किया है। बात समझ में आ रहा है, मैंने अगर टोटल अर्बन और रूरल एरियाज को लेकर के मैंने 20,000 लोगों के पास जाकर के, अब बताओ सर, आप बोलोगे क्या 20,000 अगर डेटा मिल ही गया सर तो ये तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ना हुआ। नहीं बेटा देखो, मैं ऐसा नहीं किया था कि 20,000 पहले से मेरा डिफाइन नहीं था 20,000 लोगों के साथ। मैंने पहले बोला था कि सर मैं ना रूरल एरियाज में जाऊंगा, तो रूरल एरियाज में जब मैं गया तो मैंने डिफरेंट लोगों से तैयार किया डेटा, तो बाद में फिर वो डेटा आकर के 20,000 हुआ, तो उसको फिर मैंने डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। मैंने एक सैंपलिंग को ही एक यूनिक फॉर्म में, एक क्वाइट इंफॉर्मेशन में मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, और मैंने उसी को कोटा सैंपलिंग का नाम दिया। इज इट क्लियर? तो कोटा सैंपलिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे इसी को हम जब अपने टेबल में जब रिसर्च का काम करेंगे ना बच्चा, रिसर्च का काम करेंगे, तो यही चीज को हम कैसे मेंशन करेंगे वो चलो देखते हैं। इसको लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा रहा हूं। इसी को टेबल में कैसे बना करके फिर इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं, एफ टेस्ट यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से तैयार किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिसर्चिंग। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें आंसर जो है वो पहले से पता नहीं रहता है जब तक हम वहां पे चला ना जाए। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना, अगर हम यहां पे सबसे पहले इंटर रिलेटेड कंट्रोल की बात करते, देखो आपके कंट्रोल जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एक तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल होंगे, इंडिपेंडेंट कंट्रोल होंगे, और दूसरा जो है इंटर कंट्रोल होंगे। इज इट क्लियर? तो या इंटर रिलेटेड कंट्रोल बोल सकता हूं मैं, इंटर रिलेटेड कंट्रोल जो एक दूसरे से रिलेट करता है। इंटर देखो है बस एक ही चीज, लिखने का बस तरीका अलग है। मैं इसी को दोनों को ना डायग्राम से समझा देता हूं। हमारा मान लेता हूं सहजता के लिए, हमारे पास इंडिपेंडेंट कंट्रोल जो है टोटल मैं मान लेता हूं 2,000 लोग थे, ठीक है 2,000 थे, तो मैंने यहां पे रूरल का एक कॉलम बना लिया, मान लेता हूं सपोज 2000 में 1800 ले लिया इधर, और अर्बन का ले लिया, अर्बन का ले लिया 200। टोटल बताना कितना हो गया, 2000 हो गया। ये हमारा टोटल पॉपुलेशन था। दूसरा मैंने इंटर रिलेटेड का बात किया, इंटर, या फिर ऐसा करता हूं मैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज हो गया है तो मैं थोड़ा वैल्यूज को चेंज कर देता हूं। इसको मैंने ले लिया 1200 मान लेता हूं, चलो 1200, और यहां पे ले लिया 1800, 800, 12 वही हुआ। अच्छा, यही चीज मैंने क्लासिफाई कर दिया अलग से, रिच को अलग कर दिया, पुअर को मिडिल को अलग कर दिया, है ना, एंड देन इसके बाद आपका पुअर को अलग अलग कर दिया। देखो एक था, मैंने रूरल और अर्बन एरियाज के हिसाब से डेटा को बांटा,
दूसरा है मैंने क्या किया रिच, मिडिल और पुअर के हिसाब से मैंने डेटा को बांटा। जैसे मैंने यहां पे 200 ले लिया, पुअर लोग 1200 हो गए, तो 1200 और 200 1400, तो बाकी बच गया कितना 600। टोटल हमारा कितना हो गया 2000। टोटल कितना हो गया 2000। ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। बताना क्या ये एक दूसरे से आपका रूरल और रिच या अर्बन और रिच क्या कोई इफेक्ट कर रहा है? नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। वही चीज अगर मैं डिपेंडेंट कंट्रोल की बात करूं, इंटर रिलेटेड कंट्रोल की बात करूं, तो यहां पे जो टेबल बनेंगे वो कुछ अलग होंगे। जैसे मान लेता हूं सहजता के लिए, एक कॉलम मैंने रिच का बना लिया, एक कॉलम मैंने मिडिल का बना लिया, एक कॉलम मैंने पुअर का बना लिया। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट कंट्रोल। अब इंटर रिलेटेड कंट्रोल में क्या हो गया, एक कॉलम मैंने बना लिया रूरल का, एक कॉलम बना लिया मैंने अर्बन का। नेक्स्ट आपका टोटल का कॉलम इधर हो गया और यहां पे भी एक कॉलम टोटल का बन गया। इज इट क्लियर? चलिए देखेंगे, ध्यान से समझोगे चीजों को। ये इंटर रिलेटेड कंट्रोल होगा, ये इंटर रिलेटेड कंट्रोल होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? मेरे को एक बात बताना बच्चा, मेरे को एक बात बताना, मिडिल का टोटल कितना होना चाहिए? 600। तो मिडिल का अरे ये ऊपर का भी एक कॉलम बनेगा। हाँ, मिडिल का 600 टोटल। पुअर का कितना 1200, तो पुअर का 1200 होना चाहिए। देन इसके बाद रिच का कितना, तो रिच का 200 होने चाहिए। इज इट क्लियर? 200 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है यहां तक? अच्छा, देन इसके बाद इसका टोटल कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। देन इसके बाद अब आपका रूरल का टोटल जो है यहां पे 1200 आने चाहिए, और यहां पे आपके अर्बन का कितना होना चाहिए? तो 800 होना चाहिए। तब तो जाकर के आपका अब यहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम डेटा को फिल करेंगे। जैसे मान लेता हूं सपोज पुअर रूरल एरियाज में 700 थे, यहां पे आपके 500, तो 5 और 7 कितना हो गया 12। देन अगर हम इसका बात करें तो यहां पे जो आपका मिडिल वाले लोग थे ये 400 थे, तो 4 और 200 कितना हो गया 600। 4 और ये कितना हो गया, तो यहां पे 100 और यहां पे भी कितना 100। ये समझ लो, ठीक है ना? बताना अब जो है ये इंटर रिलेटेड कंट्रोल बन गया कि नहीं? देखो है वही चीज, देयर आर नो डिफरेंसेस। मैंने एक में जो डेटा तैयार किया वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल का तैयार किया और एक में इंटर रिलेटेड कंट्रोल का तैयार किया, और यही चीज आपका कोटा सैंपलिंग को इंडिकेट करता है। बात समझ में आया? मतलब मैं अब इसको क्या पढ़ूंगा, ये मेरा लार्ज एन हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बताना, लार्ज एन हो जाएगा। बाकी जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो है आपके 3 सैंपलिंग बच गए, जजमेंट सैंपलिंग, देन इसके बाद आपका सीक्वेंशियल कोटा सैंपलिंग हो गया, जजमेंट सैंपलिंग हो गया, स्नोबॉल सैंपलिंग है, और आपका कॉन्वर्जेंस सैंपलिंग है। ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग इसको कहीं से भी आप लोग इजी वे में पढ़ सकते हो, आपके किताब में भी ये चीज मेंशन होगा। चलिए, तो यहां तक जो मेरे को जो लगा कि नहीं मेरे को समझाने चाहिए आपके साथ, ठीक ना, मैंने उसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। ये चीज को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही चीज जो है आपका रिसर्च वर्क में काम आएगा। ओके, थैंक यू एंड विश अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट।